शादी के पहले दिन ही अहमद ने सादिया से कहा कि मेरी इकलौती बहन का बहुत ख्याल रखना। मुझे वो बहुत प्यारी है, लेकिन इसकी नंद बिला वजह झूठ बोलकर इसे भाई से मार कुटाई करवा देती। एक रात नंद के कमरे से किसी गैर मर्द की आवाज आई, तो सादिया ने घबराकर अहमद को उठाया कि अपनी गंदी बहन को देखो। शौहर ने जब गुस्से से नंद के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर वो तहज्जुद पढ़ रही थी। अहमद ने सादिया को खूब मारा और इसे लहूलुहान कर दिया कि तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। अगली रात अचानक अहमद की आंख खुली और इसने बहन के कमरे में झांका, तो ये देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं सामने। सादिया अरूसी लिबास में मौजूद रवायती दुल्हनों की तरह घूंघट डाले शर्माती हुई बेड पर बैठी थी। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में इसकी आंखों में कई ख्वाब सजे हुए थे। इसने अहमद को सिर्फ तस्वीरों में ही देख रखा था, क्योंकि शादी घर वालों की मर्जी से हो रही थी और इनके यहाँ रिश्ता तय होने के बाद भी लड़के और लड़की का फोन पर राब्ता रखना मायूब समझा जाता था। इसलिए अहमद का रवैया कैसा है, वो किस तरह का मिजाज रखता है, इस बारे में सादिया कुछ नहीं जानती थी। हालांकि इसके पास अहमद की तस्वीर जरूर मौजूद थी। वो खूबसूरत और खुश शक्ल था। तस्वीर में इसने पैंट शर्ट पहनी थी और चेहरे पर हल्की सी संजीदगी थी। बालों को हेयर जेल से सेट किया हुआ था। देखने में तो काफी संजीदा और सादा मिजाज लग रहा था, मगर ये तो अब अहमद से मिलकर ही पता चलना था कि वो आखिर हकीकत में किस मिजाज का शख्स है। वो तो जब से ये जान चुकी थी कि अहमद से इसका रिश्ता तय होने वाला है, अहमद पर दिल ही हार बैठी थी। वो बेटी अहमद के आने का इंतजार कर रही थी। ससुराल में सिर्फ अहमद और इसकी एक बहन निदा ही थी। सास का इंतकाल पहले ही हो चुका था, ससुर भी नहीं था। इसलिए इसने सोच रखा था कि नंद के साथ खूब बनाकर रखेगी। कुछ देर बाद अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो सादिया की दिल की धड़कनें भी गोया मुंतशिर सी होने लगी। अहमद इसके पास आकर बैठा और फिर इसने इस्लाम दुआ के बाद सादिया का हाथ थाम लिया। अपनी जेब से एक मखमली डिब्बिया निकाली और एक सादा सी सोने की अंगूठी निकालकर सादिया की उंगली में पहना दी। वो अंगूठी सादिया के हाथ में जाकर चमक उठी थी। अहमद सादिया से कहने लगा कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतरीन तोहफा लेकर आता, मगर अब मेरी जितनी गुंजाइश थी मैं इसके मुताबिक तुम्हारे लिए तोहफा ले आया हूँ। बेशक ये तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। सादिया अपने शौहर की ये बातें सुनकर इस पर दीवानी सी हो जा रही थी। कहने लगी कि मेरे लिए ये तोहफा भी मेरी जान से बढ़कर है। आखिर को ये मेरे शौहर ने मुझे दिया है, मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। अपने शौहर से अपने हुस्न की तारीफें सुनना चाहती थी, इससे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बातें करना चाहती थी। मगर अहमद कहने लगा कि देखो सादिया, इस घर में सिर्फ हम तीन लोग हैं, मैं, तुम और मेरी बहन सादिया। माँ बाप के नज़दीक जिस तरह मैं इनका इकलौता बेटा था, इन्हें जान से प्यारा था, और मेरी एक इकलौती बहन मेरे लिए खास अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, इसे बिल्कुल बहन जैसा समझना। मैं तो इसे अपनी औलाद जैसी मोहब्बत देता हूँ, इसे हाथ का छाला बनाकर रखा है। तुम भी इसके साथ बिल्कुल ऐसे ही रवैया रखना। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई शिकायत का मौका मिले या तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। सादिया अहमद की हर बात पर सर तस्लीम खम कर रही थी। इसने अहमद का हाथ पकड़ रखा था और हाथ पकड़कर वो हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। भरपूर जवाब दे रही थी कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही रहूंगी। मगर अहमद के पास तो शायद कोई और बात ही नहीं रही थी। इतना वक्त गुजर चुका था और वो अभी तक अपनी बहन का ही समझाया जा रहा था। सादिया इतना तो समझ चुकी थी कि अहमद अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर वो अहमद के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है तो इसे इसकी बहन के साथ अपना रवैया अच्छा रखना होगा और इसका बहुत ख्याल रखना होगा, तभी अहमद इसके साथ खुश रह सकता है। अगले रोज अभी वो सोई हुई थी कि इसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये आवाज निदा की थी जो चिल्ला रही थी। अहमद और सादिया दोनों ही हड़बड़ाकर उठे थे। जब तक सादिया उठी, अहमद कमरे से बाहर जा चुका था। वो भी फटाफट पीछे ही गई थी। आगे जाकर देखा तो इसकी बहन किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, मगर तेल की छींटे उड़ने की वजह से इसका हाथ जल चुका था। वो रोने लगी थी, अपने भाई के साथ लगी और वो कहने लगी कि देखो भाई, मेरा हाथ जल गया। अहमद परेशान सा हो चुका था। फौरन अपनी बहन के हाथ को पकड़कर इसे फूंक मारते हुए कहने लगा कि गुड़िया, ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें किसने कहा कि नाश्ता बनाओ? मैं बाहर से ले आता, रोज बाहर से आता है। मगर वो रोते हुए कहने लगी कि नहीं भाई, मैं चाहती थी कि आपके और भाभी के लिए मैं खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाऊं।
आखिर को भाभी का पहला दिन है, आज भी आप बाहर से नाश्ता लाते। मैंने सोचा कि मैं खुद बनाऊं, ये सब कुछ हो गया। अब ये नाश्ता कैसे बनेगा? अहमद तो अपनी बहन का हाथ देखकर परेशान हो रहा था। कहने लगा कि सादिया तुम ये नाश्ता बना दो, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। देख नहीं रही हाथ कितना जल गया है। वो तो अपनी बहन को अपने साथ लगाए बाहर ले गया और इसके छालों पर मरहम रखने लगा, जबकि सादिया तो हैरान सी खड़ी थी। लो भला ये भी कोई बात थी। रोज नाश्ता बाहर से आ जाया करता था, और आज जब इसका इस घर में पहला दिन था, वो खुद ही अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मगर इसने इसमें भी एक मस्बत पहलू ही ढूंढा और खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। इसने नाश्ता लाकर अपने शौहर और नंद के सामने रखा और खुद भी नाश्ता रखकर करने के लिए बैठ गई। हाथ इतना भी नहीं चल रहा था जितना अहमद ने इसे सर पर सवार कर लिया था। बच्चों की तरह रोई जा रही थी, हालांकि इसकी उम्र 18 साल थी। वो छोटी तो ना थी, कॉलेज में पढ़ती थी, घर में तो शुरू से ही काम वाली ना रखी गई थी। निदा ने कहा भी कि भाभी अभी नई आई हैं, फिर से इन पर घर की जिम्मेदारी डाल देंगे, हमें काम वाली रख लेनी चाहिए। मगर अहमद कहने लगा कि नहीं, घर में फर्द ही कितने हैं, शादी तो हो ही चुकी है। अपने घर में भी तो सादिया काम करती थी ना, इसलिए इस घर को भी इसे अपना घर समझना चाहिए और आज से ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। घर में सिर्फ 3 अफराद रहते हैं, घर भी कोई इतना बड़ा नहीं है जो यहाँ पर नौकरानी रखी जाए। सादिया भी अपने शौहर की बात पर इत्तेफाक कर चुकी थी। कहने लगी सारे घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। शादी को दूसरा दिन था और वो दुपट्टा अपने कमर पर बांधे, बालों का जूड़ा बनाए सिहन का फर्श धोने में लगी थी कि जब दरवाजा खुला और इसके भाई बहनें और माँ घर में दाखिल हुई। वो तो शगुन लेकर यहाँ आए थे और फिर रस्म के मुताबिक अपनी बेटी को अपने साथ एक रात रहने के लिए ले जाने वाले थे। जब उन्होंने सामने सादिया को इस हालत में देखा तो वहीं पर ठटक कर रुके थे। निदा और अहमद भी घर में थे। सादिया के मेके वाले घर में दाखिल हुए और अगले पल आकर सादिया को थाम लिया। कहने लगे कि ये सब कुछ क्या है? अरे तुम्हारी शादी को तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अभी तो तुम्हारे हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू भी फीकी नहीं पड़ी और तुम सब काम कर रही हो। अरे ये क्या तरीका है? क्या इतना काल पड़ चुका था जो नई नवेली दुल्हन से ही काम करवाना शुरू कर दिया है? निदा ने अपनी माँ को चुप करवाना चाहा कि अम्मी क्या हो गया है, ये भी अब मेरा ही घर है। दरअसल निदा के हाथ पर जख्म हो गया था, इसलिए मैंने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो अपनी माँ को इशारा कर रही थी कि वो ज्यादा ना बोले, मगर फिर भी वहां पर अहमद और निदा आ चुके थे। अपनी सास और साली का खराब मूड देखकर अहमद भी थोड़ा परेशान सा हुआ था। अहमद इनको समझाने लगा कि हमने तो सादिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर ये काम नहीं करना चाहती तो बता देती, मैं काम के लिए कोई रख लेता। मगर इसने खुद ही अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। निदा तो रोने लगी थी, कहने लगी कि भाई मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपके और भाभी के घर वालों के बीच इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं आइंदा के बाद सारे काम खुद कर लिया करूंगी। अजीब सी कशीदगी इनके बीच हायल हो चुकी थी, मगर सादिया ने अपने माँ बाप को मना कर दिया कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, ये मेरा घर है और मैंने अपनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ना ही मेरे साथ यहाँ कोई जोर जबरदस्ती करता है। अहमद मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। निदा तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। इसके माँ बाप मुतमईन तो ना हुए थे, मगर बहरहाल सादिया को खुश देखकर इनसे कहने लगे कि चलो 2 दिन अब तुम हमारे साथ रहना। अहमद के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा कि ये कौन सी रस्म है, मैं तो जॉब करता हूँ, काम पर जाना होता है, मैं तो आपके यहाँ 2 दिन रह ही नहीं सकता। और अगर मैं और सादिया वहां चले गए तो निदा का क्या होगा? वो घर में अकेली रह जाएगी। मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आने वाला। ये सुनकर सादिया की माँ कहने लगी कि अरे बेटा, तुम तीनों ही हमारे घर आ जाओ, रह जाओ, अब ये तो रस्म निभानी होती है। मगर अहमद ने फिर एक फतवा जारी कर दिया कि आजकल के हालात तो देखें कैसे हैं, रोज चोरी चकारी और डकैतियां हो रही हैं। मैं तो अपने घर को बंद करके नहीं जा सकता। मजबूरन इस मर्तबा भी सादिया ने बोलकर अपने घर वालों को कहा था कि वो फिर कभी आ जाएगी, अभी वो नहीं आ सकती। इसके माँ बाप इस घर से जा चुके थे। इन सब हालात से सादिया ये तो अंदाजा लगा ही चुकी थी कि इसका शौहर अपनी बहन पर अंधा एतबार करता है और इससे बेतहाशा मोहब्बत करता है। वो भी निदा के साथ अपना रवैया ऐसा ही रखना चाहती थी, मगर निदा तो इसकी सोच के बिल्कुल बरक्स थी। सारे घर का काम वो अकेले ही किया करती थी। निदा का हाथ ठीक हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो कभी पढ़ाई का बहाना बना लेती तो कभी क्या बहाना बनाकर अपने कमरे में ही घुसी रहती।
एक रोज सादिया की तबीयत काफी खराब होने लगी, तो इसने निदा से कहा कि खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। आज तुम्हारे भाई के कुछ दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं, मैं अकेली सारा इंतजाम नहीं कर सकती। तबीयत बहुत बोझल सी महसूस हो रही है। मगर निदा तो फौरन मुंह पर ही जवाब देकर कह चुकी थी कि आपको नजर नहीं आ रहा मैं पढ़ रही हूँ। क्या आपके माँ बाप ने आपको ये सारे काम सिखाकर नहीं भेजा? दो लोगों का खाना बनाना है, वो भी आपसे नहीं बन रहा। ना ही रिश्ते का लिहाज था और ना ही उम्र का। सादिया तो गुस्से से मश्तल हो चुकी थी। कहने लगी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी मदद करवा दो। अगर नहीं करवाना चाहती तो आराम से कह दो। तुम तो मोबाइल उठाकर बैठी हो, तभी तुम्हें काम के लिए कहा था। सादिया इतना कहकर कमरे से जा चुकी थी। मगर जैसे ही कुछ देर बाद अहमद अपने दोस्तों के साथ घर आया और गेस्ट रूम में दोस्तों को बिठाकर खाना वगैरह का पूछने आया, तो निदा तो धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। जैसे ही भाई को देखा तो फौरन अपने चेहरे पर आए आंसू साफ करने लगी। अहमद तो सीधा अपनी बहन के पास गया था। जाकर कहने लगा कि क्या हुआ गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती तो हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहने लगी कि कुछ नहीं भाई, अब तो बस मुझे ही सब कुछ सहना है। आप ऐसा करें, मेरी पढ़ाई छुड़वा दें और मेरी शादी कर दें। मैं अपने घर में रहूंगी ना, तो आप और भाभी भी खुश रहेंगे। अहमद तो हैरत से निदा को देख रहा था। कहने लगा कि क्या हो गया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? निदा रोते हुए कहने लगी कि भाई, मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही थी और भाभी आकर कहने लगी कि खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैंने इनकार किया तो मुझे सौ सौ तरह की बातें सुना दी कि मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ, खुद भी अपने हाथ पैर चला लिया करो। जब से आई हूँ मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खुद से ही बातें बनाकर वो अपने भाई को बता चुकी थी, जिसे सुनने के बाद अहमद तो गुस्से से बिफर चुका था। इसका रुख किचन में सादिया की तरफ था। वो सादिया की जानिब आया इससे पहले कि सादिया कुछ बोलती। वो जन्नाटेदार थप्पड़ सादिया के मुंह पर मार चुका था। कहने लगा कि तेरी इतनी जुर्रत जो तू मेरी बहन के साथ इस तरह की बात करे। अरे वो कोई काम करे या ना करे, तुझे किस लिए मैं इस घर में लाया हूँ? इसलिए ना कि मेरी बहन सुकून से रह सके, इसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मगर तू मेरी बहन पर ही रोब जमाएगी। सादिया तो समझ रही थी कि जिस कदर मोहब्बत वो अपनी बहन से करता है, इतनी ही इससे भी करेगा। मगर पहली मर्तबा अपने शौहर से थप्पड़ खाकर इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शादी को भी दिन ही कितने हुए थे। घर में आए अहमद के दोस्त भी दरअसल इसकी शादी की मुबारकबाद देने ही आए थे और वो यहाँ पर थप्पड़ खाकर रो रही थी। रोते रोते इसने सारी दावत का एहतमाम किया था और फिर अपने कमरे में चली गई। निदा कुछ देर बाद इसके कमरे में आई और कहने लगी कि देखो भाभी, अगर इस घर में रहना है तो कभी भी मेरे मामलात में दखल मत देना। इतना तो तुम जान ही चुकी होगी कि जो मेरे भाई की नजर में मेरी इज्जत है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें सदियां लग जाएंगी। तुम कुछ भी कर लो मगर मेरे भाई का दिल नहीं जीत सकती। सादिया सिर्फ घूर कर निदा को देखती रह गई। इसके बाद तो जैसे ये मामूली बन चुका था। अव्वल तो सादिया निदा से कुछ कहती ना थी, फिर भी अगर इसे निदा से कुछ कहना पड़ जाता तो वो दो की चार लगाकर रो पीट कर अपने भाई को बताया करती। और फिर अहमद सादिया पर हाथ तक उठाने से गुरेज नहीं करता था। एक मर्तबा तो इसने सादिया को इतना मारा कि इसके चेहरे पर जख्म हो चुके थे, नील पड़ चुके थे। इसी बीच इसके माँ बाप इससे मिलने भी आ गए। फिर वो अपना मुंह छुपाती रही कि अगर इसके माँ बाप को पता चल गया तो इसका घर ही ना खराब हो जाए। न जाने निदा क्या चाहती थी। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि सबके साथ रवैया ठीक रखे, मगर फिर भी निदा के दिमाग में न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। एक रोज जब सादिया काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगी तो निदा के कमरे से हंस हंस कर बातें करने की आवाज आई। वो ठटक कर रुकी थी। आखिर निदा किससे इस कदर खुशगपियों में मसरूफ थी? भाभी के लिए तो मुंह से सिर्फ जहर ही निकला करता था। सादिया धीरे धीरे कदम उठाती हुई इसके कमरे तक गई। किसी के कमरे से कान लगाकर सुनना गलत बात है, मगर फिर भी इसे निदा पर शक सा होने लगा था। जब इसने निदा के अल्फाज पर गौर किया तो ये साफ जाहिर था कि वो किसी लड़के से बातें कर रही है, क्योंकि इसके अल्फाज ही ऐसे थे जो लड़कियों या सहेलियों के साथ करते हुए इस्तेमाल नहीं किए जाते। सादिया का पारा हाई हो चुका था। इसने दरवाजा धड़ल्ले से खोला। सादिया को तो लगा था कि वो निदा की ये चोरी पकड़ लेगी और निदा घबरा जाएगी, इसके आगे दब कर रहने लगेगी और अपना रवैया इससे ठीक कर लेगी। मगर उल्टा दरवाजा खोलते ही जब सादिया की नजर निदा पर गई
तो वो कानों में हैंड फ्री लगाए वीडियो कॉल पर लड़के से यूं ही बेशर्मों की तरह बातें करती रही। इसके लिए तो जैसे सादिया की मौजूदगी का होना ना होना एक बराबर था। वो उस लड़के से बात करते हुए सादिया से मुखातिब हुई और कहने लगी, क्या बात है भाभी, क्या आपको किसी ने कोई तमीज नहीं सिखाई? जब भी कमरे में आते हैं दस्तक देकर आते हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? किस लिए आई हैं? सादिया गुस्से से आगे बढ़ी और निदा से मोबाइल झपटा। मोबाइल खींचातानी में सादिया के हाथ से टूटकर गिर चुका था। अगले ही पल सादिया ने एक थप्पड़ निदा को मार दिया कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारा भाई तुम पर अंधा एतबार करता है और तुम ये सब कुछ करती फिर रही हो। उसी वक्त अहमद भी घर में दाखिल हुआ था। इसने और कुछ तो नहीं सुना था मगर अपनी बीवी को बहन को मारते हुए जरूर देख लिया था। वो गुस्से से धाड़ा था, सादिया तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मेरी बहन को हाथ लगाने वाली? इसने सादिया को बालों से दबोच लिया था, इसे मारने लगा। सादिया कुछ मुंह से बोलती इससे पहले ही वो कहने लगा कि आज तक मैंने कभी अपनी बहन के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन पर हाथ उठा रही हो। सादिया रोने लगी, हकीकत बताना चाहती थी मगर इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। अहमद ने बालों से जकड़कर सादिया को निदा के कदमों में गिरा दिया और कहने लगा कि कदमों में गिरकर माफी मांगो मेरी बहन से। जब तक मेरी बहन तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। अभी के अभी तलाक के 3 बोल बोल कर इस घर से दफा कर दूंगा। वो इसे कदमों में गिरा चुका था मगर निदा अगले ही पल अपना ड्रामा रचाती हुई भाभी को कंधों से थाम कर उठा चुकी थी। कहने लगी कि नहीं भाई, भाभी को माफ कर दें। मैं अपने दिल में इनके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं रखती। मैंने भाभी को माफ किया। आप प्लीज मेरी वजह से इनके साथ अपना ताल्लुक मत खराब करें। अहमद कहने लगा कि देखो तुम इस पर कितना जुल्म करती हो, फिर भी तुम्हारे लिए कैसे अपना दिल साफ रखे हुए है। वो सारी रात सादिया घर के कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रोती रही और यही तय किया कि अब कुछ भी हो जाए वो अहमद से कोई शिकायत नहीं लगाएगी, ना ही कोई बात करेगी। चंद रोज गुजरे तो रात के किसी पहर निदा के हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें काफी ऊंची थीं, कभी ऊंची हो जाती तो कभी बिल्कुल सरगोशी। सादिया उठी और इन आवाजों का ताकुब करने लगी। इसने जब कमरे से कान लगाया तो इसे समझ आ चुकी थी कि इसके कमरे में कोई लड़का मौजूद है जिसके साथ वो बातों में लगी है। अब तो रंगे हाथों निदा पकड़ी जा सकती थी, इसलिए इसने जल्दी से अहमद को उठाया और कहने लगी कि देखो अपनी बहन की करतूत, क्या कुछ करती फिर रही है। अहमद भी हड़बड़ाकर उठ चुका था। सादिया कहने लगी कि देखो तुम्हारी बहन के कमरे से लड़के की आवाजें आ रही हैं। अहमद मुश्तल हो चुका था। जैसे ही बहन के कमरे का दरवाजा खोला तो वो तहज्जुद पढ़ रही थी, दुआ के लिए हाथ बुलंद थे। ये मंजर देखना था कि अहमद ने पलटकर इसे देखा। सादिया के तो हाथ पैर फूलने लगे थे। एक मर्तबा फिर निदा एक चाल चल चुकी थी। इस बार तो इल्जाम भी बहुत बड़ा था, किरदार की ये बात थी। अहमद ने उस रात सादिया को इस कदर अजियतें दी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। मजबूरन हाथ जोड़कर अहमद के कदमों में गिर गई, इससे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। मगर अहमद कहने लगा कि सुबह होते ही मैं तुम्हें इस घर में ना देखूं। अगर तुम मुझे इस घर में नजर आई तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगा। मजबूरन सादिया रोती हुई सुबह होते ही इस घर से जा चुकी थी। मैके में जाकर यही बताया कि वो कुछ रोज यहाँ पर रहने के लिए आई है। वो लोग भी परेशान थे कि इतनी सुबह भला वो आ कैसे सकती है। एक मर्तबा फिर घर की हुक्मरानी निदा के पास आ चुकी थी। अहमद भी यही तय कर चुका था कि मैं सादिया को तलाक दे दूंगा। बहुत गलती कर दी मैंने इससे शादी करके। मगर उस रोज जब वो रात को सोया तो शदीद प्यास की वजह से इसकी रात को आंख खुल गई। इसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे निदा किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। वो कमरे से उठकर जब निदा के कमरे के बाहर आया तो अंदर से निदा की सरगोशियां और गैर मर्द की आवाज आई। ये सुनकर तो जैसे इसकी हवास गुम हुए थे। इसे सादिया की सारी बातें सच लगने लगी थीं। इसकी बहन ऐसा भी कर सकती थी, इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसका दिल टूट चुका था और वो शदीद गुस्से में आ चुका था। अगले ही पल इसने धड़ल्ले से दरवाजा खोला, सामने इसकी बहन गैर मुनासिब हालत में एक लड़के के साथ मौजूद थी। इसने पहले तो इस लड़के को पकड़कर खूब मारा, मार मार कर इसे अधमरा कर दिया। जब वो बेहोश हो गया तो इसका रुख अपनी बहन की तरफ था। अहमद की आंखों में आंसू आ चुके थे। इस बहन की खातिर इसने क्या कुछ नहीं किया था। अपनी बीवी को कितना मारा, कितना जलील किया, यहाँ तक कि वो तो इस बेकसूर को तलाक तक देने लगा था। मगर असल मुजरिम तो इसकी बहन थी। इसने निदा को जनाटेदार थप्पड़ मारा
और उस लड़के को चोरी के केस में अंदर करवा दिया। निदा रोती रही, भाई के आगे हाथ जोड़कर माफिया मांगती रही, मगर अहमद ने इससे तमाम तर ताल्लुकात तोड़ दिए थे। अगले ही रोज रिश्ते वाले से बात करके इसने दूर दराज इलाके में एक रिश्ता पसंद किया और अपनी बहन की शादी करवाकर इसे वहां से रुखसत कर दिया और साफ अल्फाज में कह दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर चुका है। कभी अपने भाई की याद आए तो फातिहा पढ़ देना। जिस कदर इसे अपनी बहन पर गुस्सा था, इस कदर वो अपनी बीवी से शर्मिंदा था। सादिया से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मगर सादिया इसे माफ कर चुकी थी। 3 साल गुजर गए, यहाँ तक कि इनके यहाँ औलाद भी हो गई। ये बात सादिया भी नोट कर चुकी थी कि अक्सर रात को अहमद निदा को याद करके परेशान रहता है। वक्त ने माजी पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए इसने एक रोज खुद ही कहा कि हमें निदा से जाकर मिलना चाहिए। अब तक इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होगा। निदा भी सुधर चुकी थी। इतने सालों बाद भाई को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। एक मर्तबा फिर माफी मांगने लगी तो सादिया ने भी इसे माफ कर दिया।